हेलो स्टूडेंट, आज हम पिछली वीडियो से रिलेटेड दो केस करेंगे इस वीडियो में। और पहला केस क्या है, जिसको हम स्थिति कहते हैं, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आप आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। आइए अब हम अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं। केस फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में निकाला था RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपान M1 प्लस M2 के। तो ये क्या था कि दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश का व्यंजक है। ये चीज हमने कल निकाला था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसके दो स्थितियां हैं। पहला क्या है, यदि ये फिगर आप देख रहे होंगे, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि इस फिगर में द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित है, दो कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है ना। दो कण ये हैं M1 और M2, ये दो कण हैं और ये इनको मिलाने वाली रेखा गई है और इस रेखा पर द्रव्यमान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो अगर ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर स्थित ना होकर मूल बिंदु पर स्थित हो तो क्या इसकी स्थिति सदिश RCM वेक्टर जीरो नहीं होगा, 100% जीरो होगा। कहाँ पर, मूल बिंदु पर। स्थिति सदिश क्या होगी, अगर दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो। क्या, जो ये द्रव्यमान केंद्र C है यहाँ पर स्थित ना होकर यहाँ पर स्थित हो तो RCM वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो पहला केस यही है कि यदि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो यदि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो RCM वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ये RCM वेक्टर का मान जीरो हम समीकरण इसमें रख देते हैं, मतलब व्यंजक में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जीरो रख देंगे तो इधर मल्टीप्लाई जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू के जीरो के। तो यहाँ पर एम्प्लाई जाए क्या मिलेगा हमें, R2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो क्या होगा माइनस का M1 R1 वेक्टर है ना, और ये R2 वेक्टर इंटू M2 है, M2 इंटू में अपान में चला जाएगा इधर ना, इधर जाएगा तो अपान में आ जाएगा, इधर इंटू में इधर अपान में आ गया M2, ठीक है। तो क्या मिला हमें, R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का M1 अपान M2 इंटू R1 वेक्टर के, ठीक है। तो इससे क्या निर्धारित होता है, क्या क्लियर होता है इससे कि यदि R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर के मान परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है।
या फिर ऐसे ही लिख देते हैं हम, यदि r1 वेक्टर अतः r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। अतः r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, किस केस में? यदि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो। अतः इसलिए अतः m1 तथा m2 मूल बिंदु के सापेक्ष अतः m1 तथा m2 मूल बिंदु के सापेक्ष अतः m1 तथा m2 मूल बिंदु के सापेक्ष परस्पर विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा में एक ही सरल रेखा पर स्थित है। क्या? अतः m1 तथा m2 मूल बिंदु के सापेक्ष परस्पर विपरीत दिशा में तथा एक ही सरल रेखा पर स्थित परस्पर विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। इसलिए यहाँ पर इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं हम क्या कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उनको मिलाने वाली दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उनको मिलाने वाली रेखा क्या? दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उनको मिलाने वाली रेखा, मतलब दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा, दो कणों को सदैव उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ओके, तो क्या कह सकते हैं हम कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, अब इसको हम इसका थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ बता देते हैं। यदि m1 is greater than m2, क्या? यदि m1 is greater than m2 मतलब m1 का मान, मानिए m1 6 किलोग्राम है तो m2 कितना? 2 किलोग्राम। तो m1 का मान 6 किलोग्राम, m2 का मान 2 किलोग्राम। तो m1 का मान m2 से क्या है? ज्यादा है। यदि m1 is greater than m2 तो r1 वेक्टर is less than r2 के, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस बना दिया गया है। ठीक है, कि यदि मान लेते हैं यदि m1 का मान क्या है? m2 से बड़ा है तो r1 is less than के r2 के, क्या? r1 is less than r2 के, r1 का मान r2 से क्या होगा? कम होगा। अतः भारी कण
भारी कण ना M2 M2 हल्का कण है, M1 भारी कण है, तो भारी कण के निकट अतः द्रव्यमान केंद्र भारी कण नहीं, पहले द्रव्यमान केंद्र है ना, अतः द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र, अतः द्रव्यमान केंद्र भारी कण के निकट का मतलब पास, निकट स्थित होगा। अतः द्रव्यमान केंद्र भारी कण के निकट, हमेशा याद रखना ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस फर्स्ट। यदि कब, जब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो। इस केस में यहाँ पर M1 इज ग्रेटर देन M2 हो तो R1 इज लेस देन R2, तो इस केस में आता द्रव्यमान केंद्र बाहरी कण के निकट स्थित होगा। हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केस सेकंड के बाद चलते हैं। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, आरसीएम वेक्टर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम आरसीएम वेक्टर के स्थान पर हमने 0 रखा, तो यहाँ पर 0 इधर, ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर हो गया बराबर 0 का। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने इधर ले लिया, माइनस में चला गया, और इधर M2 में था R2 के, तो यहाँ अपान में चला गया। तो अतः R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में है, ठीक है। अतः M1 तथा M2, ये M1 तथा M2 मूल बिंदु के सापेक्ष परस्पर विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा में स्थित है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। यदि M1 इज ग्रेटर देन M2 हो तो R1 वेक्टर इज लेस देन R2 वेक्टर के, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया था, R1 वेक्टर इज लेस देन R2 वेक्टर के, अतः द्रव्यमान केंद्र भारी कण के निकट स्थित होगा। आई होप कि आपको केस फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको केस सेकंड बताते हैं। अब हम आपको केस सेकंड की तरफ ले चलते हैं। केस सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये केस फर्स्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड भी, ये सेकंड जो है हम बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केस को भी कायदे से तैयार कर लेना, ठीक है। केस सेकंड, स्थिति सेकंड में कहा गया है कि यदि M1 इज इक्वल टू M2 के, यदि समीकरण यहाँ पर देखिए आप, व्यंजक में मतलब जो व्यंजक निकाला है हमने, या द्रव्यमान केंद्र का जो फॉर्मूला निकाला है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या मिला था हमें, आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के, ठीक है। तो यहाँ पर केस सेकंड में क्या कह रहे हैं, यदि M1 का मान M2 के बराबर, M1 का मान M2 के बराबर हो या M2 का मान M1 के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तब द्रव्यमान केंद्र के व्यंजक से क्या मिलेगा हमें, आरसीएम वेक्टर बराबर, चाहे हम M1 बराबर M2 रख दे, चाहे M2 बराबर M1 रख दे, ठीक है, मान वही आएगा, ठीक है। तो आपको हम रख के दिखा दे रहे हैं, M1 बराबर M2, ठीक है, तो M2 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M2 प्लस M2, क्योंकि हमने M1 के स्थान पर M2 रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, M2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा R1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर के अपॉन क्या हो जाएगा 2 M2, भाई M2 प्लस M2 2M2, तो M2 से M2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
क्या मिला हमें, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपान का 2। ठीक है, तो अतः RCM वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपान 2। हमें ये मिल गया। किस केस में, जब केस सेकंड में यदि m1 बराबर m2 हो। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के व्यंजक से, ये द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक है, इस व्यंजक से यहाँ पर हम रख देंगे, चाहे m1 बराबर m2, हमने m2 रखा है, और आप जो है यहाँ पर m2 के स्थान पर m1 भी रख सकते हैं, मान आपका यही आएगा सेम। क्यों? क्योंकि m1 बराबर m2 दोनों के मान इक्वल है। ठीक है, मीन्स m1 बराबर m2। ठीक है, m1 का मान 4 है तो m2 का मान भी 4 ही है। ठीक है, तो अतः RCM वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बाई 2 है। अतः अब इधर लिख दे रहे हैं, अतः द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश दो कणों की स्थिति सदिश का औसत होगा। दो कणों r1 प्लस r2, दो कणों की स्थिति सदिश, दो कणों की स्थिति सदिश है ना r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, तो दो कणों की स्थिति सदिश का औसत होगा। ओके, तो इस सेकंड में आपने क्या देखा कि m1 बराबर m2 के है, तो हम द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक ले लिए और इस व्यंजक में m1 के स्थान पर m2 रख दिए। ठीक है, हमने m1 इक्वल टू m2 रखा, आप m2 के स्थान पर m1 भी रख के आपका मान यही आएगा सेम। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाला और r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2 के यहाँ मिला फाइनल। ठीक है, और RCM वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2 के। तो इससे क्या जाहिर होता है कि अतः द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति सदिश है RCM वेक्टर क्या है भाई, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश है ना, और r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या है, ये दो कणों की स्थिति सदिश है ना। तो क्या कहा गया है, इसको क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश दो कणों की स्थिति सदिश का औसत होगा। दो कणों की स्थिति सदिश का औसत होगा। तो फाइनली ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है कि जिसमें जो है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला या व्यंजक निकालना था। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है और व्युत्पत्ति भी मैंने बता दी आपको, और केस बचा था, मैंने आज आपको केस भी बता दिया है। तो यहाँ तक फिनिश हो गया है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आता है पेपर में, जो कि चलिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम के, या फिर अदर क्लास के भी होंगे फिजिक्स, अगर आप मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये आगे की क्लास में भी काम देगा। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं फिजिक्स, वहाँ पे भी मिलेगा पढ़ने को, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक्स जो है, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र के ट्रिक्स, यहाँ पर दो कण हैं, केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, केसेस जो हैं जो हमने बताया यहाँ पर कि दूसरा केस में m1 इक्वल टू m2 होगा, और पहला केस भी था। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको जो है आगे अगर आज इनको जो है आप कायदे से करते रहेंगे तो आपको आगे पढ़ने में फिजिक्स आसानी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको केसेस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे।